उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल यूपीपीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसमें एक सेक्शन पॉलिटी का होता है। पॉलिटी का काफ़ी वेटेज है। 2023 14 मई 2023 को आयोग ने पीसीएस का प्री का एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। 1.5 से 23 क्वेश्चन पॉलिटी के सेक्शन के अंदर से ही आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बताऊंगा और फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम ये पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या उनका पोटेंशियल है और किस टाइप के जो आयोग ने पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे उनको सभी को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे उनका। तो सबसे पहले मैं आपको जो 2023 में पेपर हुआ था, 14 मई 2023 को प्री का जो पेपर हुआ था, उसके पॉलिटी के सेक्शन के से कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आया था शेड्यूल से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेड्यूल, कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये पूछा गया था, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, नेशनल बॉडी पूछ ली थी यहाँ पर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन। तो उससे रिलेटेड उसने आर्टिकल पूछे थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, क्रोनोलॉजिकली। मैंने दोनों का स्क्रीनशॉट लिया है, हिंदी और इंग्लिश में। बस मैं आपसे ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको उसी सेक्शन में ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो भी मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रेसिडेंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आप समझ रहे हो। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, सॉरी, यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन है रिलेटेड, ये वाला भी। तो और दूसरा जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पर जो स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर शेड्यूल से आ गया रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद में देखिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन प्रेसिडेंट पर इन्होंने बना दिए हैं। तो देख सकते हो आप कि मतलब क्वेश्चन पेपर इतना इजी नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। अब यहाँ पर यूनियन फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है। तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखिए, फंडामेंटल राइट भी क्वेश्चन, मतलब फंडामेंटल राइट में भी इन्होंने अंदर से पूछा है, ऊपर ऊपर से नहीं पूछा है। उसके बाद में अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन पूछा है। और फिर यहाँ पर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इन द स्टेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। फिर यहाँ पर अ, उत्तर प्रदेश की जो मतलब सीटें हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पर जो सेक्रेटेरिएट होता है पार्लियामेंट का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर जो पंचायती राज है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखिए, ये वाला स्टेट लेजिस्लेचर, नीचे वाला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये पूछे गए क्वेश्चन। तो जितने भी यहाँ पर कंडक्ट के, जैसे यहाँ पर पूछा गया कि ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय, तो ये एक ऊपर वाला भी नीचे वाला भी पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कंडक्ट कराता है पंचायती राज से इलेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है पंचायती राज से ही है, अशोक मेहता कमेटी, मतलब ये काफ़ी सारी कमेटी बनी थी, तो उसमें से एक कमेटी उन्होंने पूछी है। अब देखिए, इसकी रिकमेंडेशन पूछ ली है। सबसे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत सारी कमेटी बनी थी और सबने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो अशोक मेहता की कमेटी ही एक कमेटी बनी थी और उसकी रिकमेंडेशन में से क्वेश्चन पूछा है। तो ये अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। रेजिग्नेशन लेटर बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये यहाँ पर किसको देगा, ये भी पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर। आप देखिए, आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर ये पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल दिए गए हैं यहाँ पर, देखिए आर्टिकल्स भी है। अब मैं बात करता हूँ इसकी। देखिए,
ये रेगुलर हम यहाँ पर कुछ एक्ट पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कुछ एक्ट्स हैं। जब ब्रिटिशर इंडिया आए थे तो उन्होंने एक्ट्स पास करे थे। उनस हर साल, मतलब शायद कोई एक ऐसा साल होगा जिसमें क्वेश्चन ना पूछे जाए, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, एक्ट 1919 से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो देखिए, मतलब ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अब हम अपने जो लेक्चर की स्टार्टिंग है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, क्योंकि हम ये सारे एक्ट देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और जितने भी एक्ट होंगे, देखिए एक्ट थे, इनमें रूल रेगुलेशन लिखे हुए थे, लेकिन सारे कवर करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब उनका सबका हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आज के लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब ब्रिटिशर आए इंडिया के अंदर तो उनके आने से ही पहले क्या चल रहा था। देखिए 1599 के अंदर 1599 के अंदर कुछ जो मर्चेंट क्लास थी उसके कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उन्होंने एक कंपनी बना ली जिसका नाम रखा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1600 के अंदर दिसंबर, ये 31 दिसंबर था, 31 दिसंबर 1600 के अंदर जो उस टाइम की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने इस कंपनी को 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए एक मोनोपोली दे दी कि भाई आप जाओ ईस्ट में ट्रेड करो और आपके सिवाय इंग्लैंड से कोई भी उधर कंपनी बनाकर ट्रेड नहीं करेगा। तो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। ये डेट याद रखना कि इन्होंने 15, ये सॉरी ईयर याद रखना, इन्होंने 15 साल के लिए बोला था। और ये डेट भी याद रखना क्योंकि क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये बोला जाता है कि आप ये जो कुछ इवेंट्स आपको दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें। अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना कि जो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आयोग का भी क्वेश्चन घुमाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उस टाइम पर जब बनी थी तो उस टाइम पर कौन सा मुगल एम्परर था। तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम कौन सा होगा। देखिए अकबर था, 1556 से लेकर 1605 तक इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद में इसका बेटा आ जाता है। अब यहाँ पर हम क्रोनोलॉजिकली देख रहे हैं। अब देखिए इवेंट के बारे में देखिए, 1608 के अंदर 1608 के अंदर ब्रिटिशर ने अपना एक एम्बेसडर भेजता है, हम एम्बेसडर भेजा मुगल एम्परर के दरबार में। और उस टाइम मुगल एम्परर कौन था, उस टाइम था जहांगीर। तो ये कब भेजा था, 1608 के अंदर। इसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंग। कैप्टन विलियम हॉकिंग जहांगीर के कोर्ट में आता है और उससे परमिशन मांगता है कि हमको एक परमिशन दे दो, हम यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद में ब्रिटेन ने फिर अपना दूसरा एम्बेसडर भेजा 1615 के अंदर, जिसका नाम था थॉमस रॉय। तो थॉमस रॉय को यहाँ पर भेजा गया। थॉमस रॉय को थोड़ी सक्सेस मिली कि वो ब्रिटेन में थोड़ी कमर्शियल ट्रीटी कर पाया। हालांकि इतना भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने अपना ट्रेड करना शुरू किया और फिर ब्रिटिशर ने ब्रिटिशर और क्योंकि ब्रिटिशर यहाँ पर बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि उनका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा हो, क्योंकि उनको जो इंग्लैंड में बैठा हुआ राजा था, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, उसको टैक्स में बहुत पैसा देना पड़ता था। तो ये चाहते थे कि उनको टैक्स में पैसे दे और हम एक मोनोपोली स्टैब्लिश कर लें और वो हमारे सिवाय कोई ट्रेड ना करे। अब इसी को लेकर पहला बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी। देखिए बैटल ऑफ प्लासी की डेट आपको याद होनी चाहिए। ये 23 जून 1757 होता है। इस बैटल ने इंडिया के अंदर एक फाउंडेशन स्टैब्लिश कर दी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब इसने यहाँ पर एक नींव रख दी ब्रिटिश एम्पायर की कि
इसने थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर दिया ब्रिटिशर के अंदर। उन्हें लगा कि हम शायद अब इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर हम शायद अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंडिया पर कब्ज़ा कर सकते हैं और ये इनकी जो डाउट था, ये 1764 में पूरी तरह से क्लियर। इनको पूरा विश्वास हो गया जब बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है और इस बैटल ने पूरी तरह से इंडियन हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। क्योंकि अब जो पीरियड चलेगा वो ब्रिटेन का चलेगा। यानी सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी का राज देखेंगे और उसके बाद में जो वहाँ पर बैठा हुआ किंग था, उसका राज देखेंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है, ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 के अंदर। तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के अंदर? तो एब्सोल्युटली राइट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 के अंदर। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इसको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से कवर करूंगा। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम दो हेड के अंदर पढ़ेंगे। एक तो कंपनी का राज चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा होगा क्राउन। ठीक है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक राज करती है? ये करती है जब तक रिवॉल्ट नहीं हो जाता 1858 तक। क्योंकि रिवॉल्ट 1857 हुआ था, उसके बाद में ब्रिटेन की सरकार एक लॉ लाती है जिस जिस लॉ के अंडर कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और फिर जितनी भी कंपनी की पावर थी वो सारी क्राउन के ऊपर ट्रांसफर हो जाती, क्राउन पर ट्रांसफर हो जाती है। तो 1858 के बाद और जब तक हमारा देश 1858 के बाद और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 तक, तब तक सारी पावर, सब सारा कंट्रोल ब्रिटेन में बैठे हुए राजा के हाथ में होता था और रानी के हाथ में होता था। तो हम इसी ये तो हमारा बैकग्राउंड हुआ। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ये क्यों लाई थी कंपनी? देखिए, इंडिया के अंदर जो ये पार्लियामेंट क्यों लाई थी? ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। तो वहाँ पर बैठे हुए जो किंग था उसको लगा कि कंपनी एक प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, प्लस कंपनी अपने पॉलिटिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। मतलब पॉलिटिकल फंक्शन मतलब यहाँ पर टेरिटरी को भी एक्वायर कर रही है। देखिए, एक तो होता है आप किसी भी देश में बिजनेस करने के लिए जाते हो और फिर अगर वहाँ पर आप टेरिटरी को एक्वायर करते हो, चाहे फोर्सफुली या फिर कैसे भी करते हो, तो इसका मतलब वहाँ के आप पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने लगते हो। तो ब्रिटेन में बैठे हुए राजा को ये लगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कोई अब एक कमर्शियल बॉडी नहीं रहेगी, ये पॉलिटिकल बॉडी भी बन गई है क्योंकि ये पॉलिटिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर रही थी। तो इसी इसी को देखते हुए वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ पर उसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया। इस एक्ट के क्या प्रोविजन थे, हम डिटेल से इनको अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे और याद रहे कि इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला, इस एक्ट ने जो गवर्नर ऑफ द बंगाल था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल। दिस एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ द बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। तो इस एक्ट ने ये बोला कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर होगा उसको गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बोला जाएगा। तो उसने एक नई डेजिग्नेशन दे दी और उसको, उस गवर्नर को पावर भी काफ़ी दे दी थी। पावर इतनी दे दी थी कि जो और दूसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इनकी पावर कॉन्संट्रेट कर दी थी गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल के हाथ में। और इस गवर्नर जनरल के हाथ में, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल था, इसको 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी, जिससे क्योंकि काम बढ़ गया था और इसके काम को असिस्ट करने के लिए 4 लोग होने चाहिए। तो इसलिए 4 पर्सन की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के लिए बनाई गई थी। और ऐसा पहला कौन सा अ, गवर्नर जनरल था जिसको, जो गवर्नर ऑफ द बंगाल था जिसको गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बना दिया गया? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलते हैं इसके अंदर। एक इस
एक्ट के अंदर एक और प्रोविज़न था कि हम एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता बनाएँगे। बाद में बना था कुछ सालों के बाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता बनाया गया। एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता का प्रोविज़न था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कोलकाता के अंदर, उसका पहला चीफ जस्टिस कौन-सा था? तो आपको याद रखना एलिजा इम्पे सर एलिजा इम्पे वाज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट दिस सुप्रीम कोर्ट। तो इस सुप्रीम कोर्ट के पहले ये चीफ जस्टिस थे। और बात करें देखिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी कमा रही थी और कंपनी के जो सर्वेंट थे, वो काफ़ी करप्शन कर रहे थे। वो अपने प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे और करप्शन भी कर रहे थे, तो कंपनी को कहीं न कहीं रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो इसको देखते हुए जो कंपनी के सर्वेंट थे, उनको साफ-साफ मना कर दिया कि आप इंडिया में कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। एक तो मना किया, दूसरी बात आप किसी से कोई भी गिफ्ट्स नहीं लोगे और ना ही किसी से कोई ब्राइबरी लोगे, ब्राइब लोगे। ब्राइब का मतलब होता है ना ही आप कोई करप्शन करोगे, किसी से पैसे लेकर या कोई गिफ्ट लेकर आप उनको कोई कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाओगे। तो इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न थे। देखिए प्रोविज़न तो और भी हैं, बहुत सारे थे, लेकिन सबको करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से जो पूछे गए हैं, वही हम डिटेल से उनको कवर करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, वो किस टाइप के क्वेश्चन थे? क्वेश्चन यही था कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अंदर आया हुआ है। यूपीपीसीएस पीसीएस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो किस एक्ट के अंदर बना था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर बना था। अब दूसरा क्वेश्चन, with reference to the establishment of the Supreme Court, which of the following statement is या और correct? तो इनमें से कौन सा statement correct है? Supreme Court at Kolkata was established by the Regulating Act of 1773. Of course, it is the right. दूसरा, ये अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर नाम ही बदल दिया। इन्होंने बताया कि जो लेमिस्टर था, क्या ये लेमिस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस हाई कोर्ट? नो, इट इज द इम्फे। मैंने आपको बताया यहाँ पर ये सर एलिजा इम्फे सर एलिजा इम्फे थे। तो अब आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैंने आपको यहाँ भी दिखाया ये। देखिए मैं आपको ये सारे जो क्वेश्चन है धीरे धीरे जैसे टॉपिक आते चले जाएंगे, मैं सारे आपको चाहे वो पिछले साल के लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको सभी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चनों का, तो आपको एक अगर ये ऐसा आइडिया हो जाता है, तो आप उन क्वेश्चनों को बार-बार रिवाइज़ करते रहो, देखते रहो, उनसे रिलेटेड कोई चीज़, और फिर अगर आते हैं, तो आप अपना उनको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।